हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अमित पटेल और आज हम लोग करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस के पैटर्न एनालिसिस। हम बेसिकली यहाँ न्यूमरल एप्टीट्यूड जो सेक्शन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एसएससी एमटीएस मतलब कि मल्टी टास्किंग स्टाफ का जो नोटिफिकेशन है वो अभी हाल में ही आउट हुआ है और इसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं उस नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में तो अभी नहीं बताया गया है, पर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हुआ है कि अब जो हवलदार, ठीक है, हवलदार का जो पोस्ट था वो ऐड कर दिया गया है इसमें। मतलब कि अप्रोक्स 3000 प्लस हवलदार के पोस्ट ऐड हुए हैं। एमटीएस के जो पोस्ट होते थे वो तो ऐड होंगे ही, पर अब इसमें हवलदार, तो बात है कि कैसा हवलदार की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर जिस हवलदार की बात करने जा रहे हैं वो है CBIC और CBN। मतलब कि जो आप GST जो ऑफिस देखते हैं, सेंट्रल GST, और जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, कस्टम डिपार्टमेंट है, उनके जो हवलदार की जो वैकेंसी है वो भी अब इसके थ्रू ही फिल की जाएगी। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि कैसा होगा इसका सिलेक्शन प्रोसेस। तो पेपर पहले जो है वो केवल 2 अलग अलग पेपर में करवाई जाती थी। मतलब कि पेपर 1 होता था आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम और पेपर 2 होता था डिस्क्रिप्टिव। क्योंकि अभी यहाँ पर हवलदार का भी जो पोस्ट है वो ऐड किया गया है। तो इसके कारण क्या है कि यहाँ पर एक PET ऐड कर दी गई है, जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट होता था। अब ये केवल हवलदार पोस्ट के लिए है, मतलब ऐसा नहीं कि सारे MTS पोस्ट के लिए है। यहाँ मल्टी टास्किंग स्टाफ वाले पोस्ट में ये वाला मान्य नहीं होगा, पर आप जब सेलेक्ट करते हो तो ये देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर अब जो प्रोसेस है वो एक स्टेज और बढ़ गया है। पहले क्या होता था कि पेपर 1, पेपर 2, फिर मेरिट लिस्ट आ जाते थे। पेपर 2 जो डिस्क्रिप्टिव है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता था। अब इन दोनों के बीच एक PET भी ली जाएगी और ये भी क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा, पर ये उनके लिए है जो हवलदार को प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ बात करें हम पेपर 1 की, तो पेपर 1 जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और इसमें 4 सेक्शन पूछे जाते हैं। जनरल इंग्लिश, इंटेलिजेंस जो रीजनिंग है हमारा, न्यूमरल एप्टीट्यूड जो कि मैथ्स, और जनरल अवेयरनेस। 25 सवाल हर एक से और सारा एक एक नंबर का होता है। मतलब कि 25 सवाल 25 मार्क्स के, और टोटल टाइम जो है वो 90 मिनट दी जाती है। मतलब 1.5 घंटे का ये पेपर, और 120 मिनट जो है ये दी जाएगी केवल जिन्होंने स्क्राइब लिया है। मतलब कि वैसे कैंडिडेट जो फिजिकली या फिर कुछ हैंडीकैप्ड हैं, तो वैसे जो स्क्राइब लेकर आते हैं उन्हें 120 मिनट दिया जाएगा। अब मैं डिस्क्रिप्टिव की बात करूं, डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा सा चेंज है। डिस्क्रिप्टिव में चेंज क्या है, तो पहले शॉर्ट एस्से और लेटर या तो इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज हमारे 8 शेड्यूल में है कॉन्स्टिट्यूशन के, उन सारे लैंग्वेज में लिखना होता था। तो अब पहले होता क्या था कि आप या तो एस्से लिखते थे या लेटर लिखते थे, वो 50 नंबर का होता था और आपको 30 मिनट दिए जाते थे। पर अब क्या है, अब ये चेंज हो गया है। अब आपको 25-25 मिनट के दोनों देने होंगे। मतलब कि शॉर्ट एस्से भी लिखना होगा और लेटर भी लिखना होगा, दोनों 25-25 मार्क्स के होंगे। और समय सीमा बढ़ाकर अब 45 मिनट कर दी गई है। ये 60 मिनट उनके लिए जो स्क्राइब्स के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ मैं बात कर लूँ पेपर 1 की, तो हम लोग आज जो बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं वो पेपर 1 के बारे में ही है कि पेपर 1 में न्यूमरल एबिलिटी किस तरह से पूछी जाती है, क्या सिलेबस होता है इसका, कैसे तैयारी करेंगे हम। तो यहाँ पर हर एक सही के लिए 1 नंबर दिए जाएंगे और गलत के लिए आपको पता है कि 1/4 निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है यहाँ पे। तो अब हम देख लेते हैं कि कैसे हम तैयारी करेंगे इसकी। तो यहाँ पर हम सिलेबस की अगर बात करें, एग्ज़ाम सिलेबस की, तो न्यूमरल एप्टीट्यूड में ये जो मैं सिलेबस लेकर आया हूँ ये प्रीवियस ईयर से लेकर आया हूँ। मतलब कि ये प्रीवियस ईयर जितने भी अभी एग्ज़ाम हुए हैं उनका एनालिसिस है। तो एवरेज जो है वो 2 सवाल पूछे जाते हैं। एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स से 1 सवाल, इंटरेस्ट यहाँ पर कंपाउंड और सिंपल ये दोनों इंटरेस्ट से मिलाकर 2 सवाल पूछे जाते हैं। हो सकता है कि दोनों SI से पूछ ले या फिर एक से पूछे। मेंसुरेशन से 3 सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर मेंसुरेशन 2D और 3D दोनों इंक्लूडेड है। मिक्सचर से 1 आध सवाल आता है, मतलब ये रेयरली आता है। नंबर सिस्टम से 1 सवाल, परसेंटेज से 1 सवाल, प्रॉफिट एंड लॉस से 3 सवाल आते हैं। यहाँ पर
प्रॉफिट एंड लॉस में सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस, और जो डिस्काउंट बेस्ड है मार्क प्राइस और डिस्काउंट वाले सवाल वो भी पूछे जाते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 3 सवाल, यहाँ पर सिंपल रेशियो से भी सवाल होते हैं और मीन प्रोपोर्शन से भी सवाल होते हैं। सिंप्लीफिकेशन में बॉड मास पूछा जाता है आपसे, ये काफ़ी आसान बॉड मास पूछता है, उतना ज़्यादा भी आपसे मेहनत नहीं करवाता। स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम से 2 क्वेश्चन। स्पीड डिस्टेंस टाइम में अब यहाँ पर ये तीनों इंक्लूडेड है, मतलब कि जो सिंपल स्पीड डिस्टेंस टाइम आप पढ़ते हैं वो, फिर बोट एंड स्ट्रीम वाले सवाल और ट्रेन प्रॉब्लम, ये सारा मिलाकर ये 2 सवाल ही पूछता है। टाइम एंड वर्क से 2 सवाल पूछे जाते हैं और डीआई से 3 सवाल पूछे जाते हैं। अब डीआई जो पूछे जाते हैं वो या तो पाई चार्ट पूछेगा, या बार ग्राफ पूछेगा, या फिर टेबुलेशन पूछेगा। ठीक है, इन्हीं 3 चीज से ये पूछा जाता है और एक ही डीआई होगा, मतलब 3 क्वेश्चन के एक डीआई, मतलब एक डीआई पे 3 सवाल बेस्ड होंगे। तो ये है आपका पूरा का पूरा, मतलब आप अगर इन सब पे कमांड कर लेते हैं, यहाँ एडवांस पोर्शन होता ही नहीं है। यहाँ अच्छी बात यह है कि एडवांस पोर्शन होता नहीं है, मतलब कि आपसे ना ही ये ट्रिगो पूछ रहा है, ना ही ये ज्योमेट्री पूछ रहा है। तो जब ट्रिगो ज्योमेट्री ये सब टॉपिक नहीं पूछे जाते हैं ना पेपर में, तो पेपर काफ़ी आसान हो जाता है और ये अलजेब्रा से भी ज़्यादा सवाल नहीं पूछता। मतलब ये 3 टॉपिक जब नहीं है सिलेबस में, इसका मतलब है कि पेपर थोड़ा सा आसान है। केवल अरिथमेटिक जब करना हो तो अरिथमेटिक काइंड ऑफ आसान ही होता है, बस थोड़ा सा कमांड और ये पेपर आपका निकल जाएगा। मैं बता दूं कि जो मेरिट लिस्ट बननी है ना इसकी, तो मेरिट लिस्ट जब भी बनेगी तो वो बनेगी आपके पेपर 1 के मार्क्स पे। तो पेपर 1 में स्कोर करना जरूरी है। टोटल 100 सवाल हैं। मैं यहाँ कट ऑफ की बात करूँ तो आप कट ऑफ देख लोगे तो दिल्ली 76 मार्क्स, राजस्थान 78, उत्तराखंड देखो आप 81 चला गया, झारखंड 82, वेस्ट बंगाल 81, यहाँ चंडीगढ़ 88, बिहार में 93 है, यूपी में 81। तो ये जो आप यहाँ कट ऑफ ट्रेंड देख रहे हो ये पिछले साल का कट ऑफ था, मतलब जो लास्ट ईयर एग्जाम हुई है इसकी उसका कट ऑफ ट्रेंड है ये। तो कट ऑफ ट्रेंड जो आपने देखा तो हर एक स्टेट का अलग अलग है। इसका मतलब है कि यहाँ जो वैकेंसी है जो निकलेगी ये हर एक स्टेट के लिए अलग अलग ही निकाली जाती है, पर कंबाइंड एग्जाम होता है। मतलब आप ऐसे समझिए कि आप क्या करते हो, प्रीफरेंस देते हो हर एक पोस्ट के लिए, मतलब हर एक स्टेट के लिए आप प्रीफरेंस डाल देते हो। आप जिस स्टेट के लिए एलिजिबल हो गए, आपका एग्जाम अगर उतना कट ऑफ से ऊपर आता है मेरिट लिस्ट में, आपका क्लियर हो जाएगा पेपर। अब यहाँ पर अलग अलग कट ऑफ है, तो आखिर सेफ स्कोर रहेगा क्या? तो ये जो कट ऑफ आप देख रहे हो ये नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। ठीक है, आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन एसएससी में कॉमन बात है। अब तो नॉर्मलाइज मार्क्स है, तो या तो पेपर आपका टफ होगा तो नंबर बढ़ेंगे, आसान होगा तो कम बढ़ेंगे या फिर घट भी सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता इस पे। तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर जब हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है। तो आखिर रॉ कितना करना सेफ रहेगा जो हमें सेफ साइड पे ले जाए? तो अगर आप 70 से 75 स्कोर कर लेते हो रॉ, तो आप सेफ साइड पे हो, मतलब कि आपका ये क्लियर होने के चांसेस हैं, क्योंकि नॉर्मलाइज हो जाएगा। पर ये उन पेपर के लिए जो थोड़ा सा मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट साइड या फिर मॉडरेट साइड। अगर बहुत ज़्यादा आसान पेपर है तो आपको 80 प्लस स्कोर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि वो आपके नॉर्मलाइज करके मार्क्स को घटा दे। आप दूसरे जब एसएससी एग्जाम्स में देखेंगे तो यहाँ पॉसिबल है कि वो नंबर घटा सकता है। तो हम बचने के लिए सेफ स्कोर लेकर चलेंगे 70 से 75। ठीक है, और अगर पेपर ज़्यादा आसान है तो आपको ज़्यादा स्कोर करना होगा। तो मैथ्स और जो रीजनिंग है आपका, तो ये 2 चीज़ है ना जो आप, जिसमें आप 50 में से, मतलब ये 25 सवाल जो हैं दोनों सेक्शन में, ये फुल स्कोर किया जा सकता है अगर आपका सब्जेक्ट पे कमांड है और आपने स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई की है। मतलब जो हमसे पूछा जा रहा है हम केवल वही पढ़ेंगे, हम एडवांस पोर्शन पे समय अभी बर्बाद नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, तो हम केवल प्रैक्टिस करेंगे अरिथमेटिक पोर्शन की, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बनाएंगे। मैं बता दूं कि ये 10वीं लेवल का पोस्ट है, तो ये 10वीं लेवल का एग्जाम है, तो ये आपसे ज़्यादा टफ सवाल नहीं पूछता, चाहे वो जीके हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो या रीजनिंग हो। तो ये आपसे ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा, बस आप अच्छे से सवाल को पढ़ेंगे और वो आपसे बन जाएगा। यहाँ समय की भी पाबंदी नहीं है, तो अब जब समय कम लग रहा है ना, तो आप कोशिश करते हो कि
ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करो और सही करो, क्योंकि समय जब कम होता है तो आप क्या करते हो, जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में बनाते हो, उसे गलत कर देते हो। जब यहाँ समय कम लगना ही नहीं है तो आप आराम से सवाल को पढ़ो, पहले समझो और बनाओ। देखो जीके वाले सवाल जो है उसमें या तो आपको आता है या नहीं आता है, तो आप उसको पढ़ोगे, टिक करोगे, आगे बढ़ोगे, उसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। पर ये सब जो सवाल है जैसे कि मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इसमें अच्छे से पढ़ो और समझो और बनाओ। अगर आपको लंबा मेथड आता है आप लंबे मेथड से बनाओ, शॉर्ट मेथड आता है शॉर्ट मेथड से बनाओ। मेरा पेपर निकलना चाहिए क्योंकि यहाँ समय कम नहीं है, 1.5 घंटे बहुत समय होते हैं कोई भी पेपर निकालने के लिए, और वो भी जब 100 सवाल के ही हों वो पेपर। तो आइए अब हम देखते हैं कि किस तरह के सवाल पूछे गए हैं पिछले साल। तो ये पिछले साल मैंने आपको बताया कि मिक्सचर के सवाल या तो आते हैं या नहीं आते हैं, तो ठीक है, तो ये पिछले साल आया था। तो यहाँ पर सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे। तो 2 कंटेनर हैव मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर रिस्पेक्टिवली, 2 कंटेनर है किसका, मिल्क और वाटर का, जिसमें रेशियो में डला हुआ है मिल्क और वाटर ये, ठीक है। मान लेते हैं ये कंटेनर मेरा A है, ये कंटेनर मेरा B है। यहाँ 3:2 में बटा था, यहाँ 6:5 में, ठीक है। ये मिल्क और वाटर का रेशियो है। अब बोला है कि इन व्हाट रेशियो शुड द कंटेंट बी मिक्स सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन फाइनल मिक्सचर। हमने इन दोनों को यहाँ मिलाया 4:3 में। अब मिल्क एंड वाटर क्या है, 4:3 है, तो यहाँ पर इन दोनों को मिलाया तो अब इतना बना। तो आपसे पूछा है कि किस प्रोपोर्शन में मिलाया गया, मतलब कि यहाँ पे किस रेशियो में इन दोनों को मिलाया गया है, ठीक है। जब भी हम मिक्सचर के सवाल देखते हैं ना, हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आना चाहिए, वो है प्रोपोर्शन, ठीक है। मतलब मिक्सचर एलिगेशन, प्रोपोर्शन बोल रहा हूँ मैं, एलिगेशन। तो एलिगेशन वाले मेथड से सब बन जाता है, ये काफ़ी आसान होता है। अगर आप इस मेथड पे कमांड हो गया ना आपका, तो मिक्सचर का एक भी सवाल नहीं छूटेगा और बहुत कम समय में बनकर जाएगा ये। चलिए एलिगेशन का मैं मेथड बता दूं आपको। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें फाइनल रेशियो लिखना है, तो हम अब यहाँ पे केवल मिल्क की बात करेंगे, ठीक है। तो इस वाले कंटेनर में मिल्क का क्वांटिटी कितना है, तो इस वाले कंटेनर में जो मिल्क का क्वांटिटी है वो है 3/5। टोटल क्या था, 5 था, और उसमें 3 जो हिस्सा है वो मिल्क का है इस वाले कंटेनर में। तो इस वाले कंटेनर में जो मिल्क का हिस्सा है वो है 6/11। अब इस वाले में कितना है, तो इस वाले में है 4/7, ठीक है। ये बन गया मेरा एलिगेशन वाला फॉर्मेट। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हम यहाँ माइनस करके रेशियो लिख देते हैं। तो आइए यहाँ माइनस करके लिखते हैं रेशियो, 4/7 माइनस 3/5। यहाँ पर बिल्कुल चिंता नहीं करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा, माइनस आएगा प्लस आएगा, वो खुद ही सॉल्व होकर आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ आंसर माइनस में आ जाए, ये जो रेशियो निकलेगा ना आपका, ये फाइनल आंसर होगा। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा मेरा 77, और यहाँ से ये हो जाएगा 44 और 42 रेशियो, ये हो जाना है 35, और ये 20 माइनस 21। देखिए यहाँ पर हमने इसके उल्टा कर दिया था, ये आगे होना चाहिए था, ये पीछे, इसलिए आंसर जो है वो माइनस में आ रहा। तो हम इसको बदल भी देंगे। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे 2/77 रेशियो, इसको 1/35 बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब ये अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं तो ये 35 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो 2/77 इंटू 35, ये 11, ये है 5। तो यहाँ से 10:11 आंसर आ रहा है। क्या ये ऑप्शन में है, तो बिल्कुल ऑप्शन में है। तो देखिए ये एलिगेशन मेथड से तुरंत बन गया। अगर हम ये मेथड नहीं लगाते तो हम क्या करते हैं, हमें लेट करना पड़ता है कि यहाँ मान लेते हैं कि पूरा क्वांटिटी P है, हम मान लेते हैं कि पूरा क्वांटिटी Q है, फिर यहाँ से सॉल्व करते इसको, इसके रेशियो के बराबर करते, लंबा प्रोसेस हो जाता। आप उस प्रोसेस से भी बना सकते थे, ठीक है, क्योंकि समय अगर 2-4 क्वेश्चन में ज़्यादा लग भी जाए ना तो हमारे पास समय जो है वो पर्याप्त है। पर आप कोशिश करें कि हम उतना समय ना दें, ठीक है, और आंसर कम कैलकुलेशन में आ जाए। जब आप कम कैलकुलेशन करते हो ना तो गलत होने के चांसेस घट जाते हैं। जितना ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन, गलती होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। थोड़ा सा भी गलती और पूरा आंसर बिगड़ जाएगा। हो सकता है कि कभी कभार जो आपका गलत आंसर आया हो वो भी ऑप्शन में प्रेजेंट हो, आप उसे टिक करोगे, आगे बढ़ोगे, और इसके कारण होता क्या है कि आपका मार्क्स जो है वो घट जाता है। तो आप कोशिश करो कि जो बन रहा हो वो सही बन रहा हो। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं।
ये काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको पढ़ते हैं और काफ़ी आसान है, बस पढ़ेंगे समझेंगे पहले क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि 2 फ्रेंड्स वन ऑफ होम इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज अदर। ठीक है, 2 दोस्त हैं जिसमें से एक जो है ना, हम मान लेते हैं कि 2 दोस्त कौन है, एक ए है एक बी है। तो यहाँ बोल रहा है कि ए जो है ना वो थ्राइस एफिशिएंट है बी के। ठीक है, मतलब अगर मान लो कि बी किसी काम को 3 दिन में कर रहा है, थ्राइस एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि अगर बी किसी काम को 3 दिन में कर रहा है तो ए उसी काम को 1 दिन में कर लेगा। तो ये है थ्राइस एफिशिएंसी। तो यहाँ बोल रहा है कि थ्राइस एफिशिएंट है दूसरे के वर्किंग टुगेदर, दोनों अगर एक साथ काम करता है तो वर्क 6 दिन में काम खत्म हो जाता है। तो आपसे पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज विल द लेस एफिशिएंट यहाँ कौन था, बी था। ठीक है, तो वो कितना काम कर लेगा। तो अगर हम एफिशिएंसी की बात करें यहाँ पे, तो इसकी एफिशिएंसी क्या है 3x और इसकी एफिशिएंसी क्या है, मान लो कि ये 3 है ये 1 है। ठीक है, 1 है तभी तो ये 3 गुना हुआ इसके। तो यहाँ पर बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज, जो लेस एफिशिएंट है मतलब कि बी जो है वो कंप्लीट करेगा ट्वाइस द क्वांटम ऑफ वर्क। ठीक है, क्वांटम ऑफ वर्क मैं समझा दूं कि यहाँ हमें पता नहीं कि काम कितना करना है, तो हम यहाँ लेट करते हैं कि काम क्या होगा। ठीक है, तो आइए, हमें पता है पहले एक फॉर्मूला, ये बेसिकली फॉर्मूला नहीं तरीका है। तो टोटल टाइम जो होता है ना, ये बराबर होता है टोटल वर्क, या इसे आप क्वांटम ऑफ वर्क भी बोल सकते हो, डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल टाइम हमारे पास है 6, टोटल वर्क हमें चाहिए, टोटल क्वांटम ऑफ वर्क तो हमें नहीं पता है, चलिए हम x मान लेते हैं। और टोटल एफिशिएंसी क्या है हमारे पास, तो हमारे पास टोटल एफिशिएंसी है 4, 3 इसका प्लस 1 4। तो यहाँ से हमारा जो क्वांटम ऑफ वर्क है वो कितना आ गया, तो ये आ गया 24 यूनिट। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा तो 24 यूनिट हमारे पास टोटल क्वांटम ऑफ वर्क था। अब बोला है कि इसका डबल, तो अगर हम इसका डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 48। अब यहाँ पर इसका डबल काम किससे करवाने जा रहे हैं हम लोग, तो इसका डबल काम हम करवाने जा रहे हैं बी से जो कम एफिशिएंट था। और हमने बताया कि टोटल टाइम का फॉर्मूला होता है जो टोटल वर्क होता है और एफिशिएंसी होती है। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल जो वर्क था वो 48 था और बी की एफिशिएंसी कितनी थी 1। तो टोटल जो टाइम हो गया मेरा वो कितना हो गया 48। ठीक है, तो यहाँ 48 डेज टोटल टाइम हुआ, ऑप्शन सी में था 48, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पर क्वांटम वो ये सब टर्म यूज़ करता है केवल आपको डराने के लिए, ये सब कुछ नहीं था ये टर्म। ये काफ़ी आसान सवाल था, अगर ये सिंपल तरीके से पूछा जाता ना तो मैक्सिमम लोग सही करके आते हैं और बनाते हैं, पर ये थोड़ा सा जब ऐसे घुमाता है कहानी बनाकर, है तो अभी भी ये आसान, पर हम क्या होते हैं कहानी में फंस जाते हैं और सोचते हैं कि ये थोड़ा सा टफ है। कि मेरा अगर आपका 48 आ भी जाता है ना तो आप डाउट करने लगते हो कि इतना जल्दी कैसे आ जाएगा, तो यहाँ वैसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल भी काफ़ी अच्छा है और यहाँ अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज्ड हुए हैं, तो आप पहले इसे अच्छे से पढ़ोगे। ये बोल रहा है कि कंसीडर 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। ठीक है, 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लिखने हैं जो कि 5 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहला नंबर होगा 5, 7, ठीक है, और ऐसे बढ़ते जाएगा। तो 10 नंबर लिखेंगे तो 10 नंबर तक पहुँचते पहुँचते कितना हो जाएगा ये, तो हमें पता है नंबर ऑफ टर्म्स वाला फॉर्मूला कि an निकालते हैं। यहाँ इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस होगा ये 2 होगा प्लस 2, तो ये है 5 a प्लस n माइनस 1, तो n पूरा कितना था, तो 10 टर्म ही थे हमारे पास, तो 10 माइनस 1 इंटू 2, ये है 5 प्लस 18 मतलब 23, मतलब ये 23 तक ही जाएगा। ये तो पहला स्टेटमेंट बस हमसे इतना करवाना चाह रहा था। अब आगे पढ़ते हैं। बोला है कि मल्टीप्लाई ईच ऑफ देम, अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है एक्सेप्ट फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब इन दोनों को छोड़कर बाकी जितना, तो अब बाकी 8 टर्म ही बचे, इसके बाद 9 आता एंड सो ऑन। तो बोला है कि इन दोनों को छोड़कर बाकी जो 8 टर्म है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 27, इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 69। ठीक है, सबको 3 से मल्टीप्लाई किया। अब बोला है व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ 10 नंबर सो फॉर्म्ड। ठीक है, अब ये जो 10 नंबर है अब इसका एवरेज क्या होगा, तो हम यहाँ से यहाँ वाले पार्ट का सम निकाल सकते हैं। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो सम का फॉर्मूला होता है n/2। अगर पहला और लास्ट टर्म पता है ना तो a प्लस एल हो जाता है।
तो यहाँ से n कितना था, तो ये टोटल मेरे पास 8 टर्म ही थे, क्योंकि इन दोनों टर्म में 3 मल्टीप्लाई करने नहीं बोला गया है। अब a कितना है 27 प्लस 69, हम इसे काटते हैं 4। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो 96 इंटू 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 96 में जैसे ही हम 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया मेरा 4, $384 के। अब यहाँ 384 है। अब बोला है कि 10 नंबर, तो ये तो मेरा 8 नंबर का ही सम था, अभी 2 नंबर और बचे हैं, तो 2 नंबर और कौन कौन बचा था, 5 और 7, मतलब ये 12। ठीक है, तो अब इनको जब हम ऐड करेंगे तो 396। एवरेज का जो फॉर्मूला है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास 10 था, इनका सम जो है वो 396 है, तो यहाँ से जो एवरेज निकल कर आएगा वो होगा 39.6, और 39.6 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बढ़िया सवाल था, मतलब इसमें मैक्सिमम लोग गलती करते हैं या छोड़ देते हैं। अब ये सवाल काफ़ी आसान है। तो द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज, ठीक है, मार्क प्राइस हमें पता है, हम जैसे ही ऑप्शन में हमने देखा कि पॉइंट नहीं लग रहा, मतलब ये आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब ये सारा वैल्यू जो है, और वो इजीली कैलकुलेटेबल भी लग रहा है। अप्रोच सही होना चाहिए बस कैलकुलेट करने का। ए शॉपकीपर सेल इट बाय गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12% एंड 20% ऑन इट्स मार्क प्राइस। ठीक है, अब इसका जो मार्क प्राइस है उस पर पहले 12% का दिया, उसके बाद फिर 20% का दिया। सक्सेसिव डिस्काउंट का यही मतलब होता है। ये इन दोनों को ऐड करके हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, पहले हम इस पर 12% का डिस्काउंट लगाएंगे, फिर जो डिस्काउंटेड वैल्यू आएगा, मतलब जो फिर आएगा प्राइस, उस पर हम 20% लगाएंगे। इफ़ ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%, अगर वो 10% का प्रॉफिट कमाता है, मतलब इतना आपको देने के बाद भी उसे कितना 10% का प्रॉफिट हो जा रहा, तो आपको बताना है कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ठीक है, जैसा बोला है बस उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ बोला है कि 400 मार्क प्राइस था, अब इसमें पहले हमने 12% का डिस्काउंट दिया, 12% का डिस्काउंट दिया मतलब 100 माइनस 12, ये हो गया 88/100। उसके बाद 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब कि अब ये फिर 80/100 हो जाता। ये बराबर है किसके, तो CP इंटू यहाँ 110% का प्रॉफिट हो रहा था, मतलब अगर इतना में ये बेच रहा था ना, तब भी इसे क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। जो कटता है काट लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा फाइनल CP जो है वो छोटा हो गया है, और यहाँ पर आ गया 64 इंटू 4। अब जैसे ही हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 256। तो ऑप्शन बी है 256। आप इसे ऑप्शन से भी छाट सकते थे, क्योंकि लास्ट यूनिट प्लेस पे 6 आना है और एक ही में है केवल 6, तो ये सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक स्टैटिस्टिक से सवाल हमेशा पूछा गया है और एक सवाल पूछेगा, और वो भी काफ़ी आसान सवाल होता है, मीन मीडियन मोड से ही रिलेटेड होता है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन वाले सवाल की तरफ नहीं जाता है। तो ये बोल रहा है कि द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये काफ़ी आसान सवाल है। मीडियन क्या होता है मेरा तो मीडियन जो है वो मिडिल टर्म, ठीक है, जो मिडिल टर्म होता है वही मेरा मीडियन कहलाता है। तो अब बात है कि यहाँ पर मैं पहले फॉर्मूला बता दूं आपको। तो 2 अलग अलग टाइप के मीडियन होंगे, एक होंगे ऑड के लिए, अगर हमारे यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, एक होंगे इवन के लिए जो नंबर ऑफ टर्म्स इवन है। ऑड वाले में क्या करते हैं कि सिंपल जो मेरा ये है +1/2, ठीक है, ऐड किया, उसको 2 से डिवाइड किया, और ये टर्म की बात कर रहे हैं हम, ये नहीं कि इसको ऐड करना 1 2 3 4 5 6 7, अगर होता तो हम 7 + 1 8 और 4 लिख देते, नहीं, उस चौथे नंबर पे जो प्रेजेंट होगा ना वो टर्म कहलाएगा मीडियन। अब इवन वाले केस में हम पहले इसका n/2th टर्म निकालते हैं, उसके बाद n/2 + 1th टर्म निकालते हैं, और फिर इन दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जो आंसर आता है वही मेरा इवन वाला मीडियन होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहला काम करना होता है कि इसे अरेंज करना। कैसे, तो असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 11 है, तो लिखते हैं 11,
उसके बाद क्या है 13, तो लिखते हैं 13। अब 11 13 के बाद यहाँ 16 है, उसके बाद 19 के बाद है मेरा 22, उसके बाद 25 27 और सबसे लास्ट में 34। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 टर्म है, मतलब कि इवेंट टर्म है। इवेंट टर्म का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर बताया कि n/2, तो n/2 मतलब कि चौथा टर्म, तो ये 19। इसके जस्ट बाद वाला टर्म n/2 + 1 मतलब कि पांचवा टर्म। अब इन दोनों का जो सम होगा ना, हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 19 + 22/2 मतलब कि 41/2 मतलब कि 20.5। 20.5 है ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का है। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिकली फॉर्मूला पता होता है कि जो अमाउंट है ना वो क्या होता है, प्रिंसिपल के 1 + r/100 बाई टाइम होता है। ठीक है, ये तब फॉर्मूला लगाते हैं जब ईयरली बोल रहा हो। तो चलिए देखते हैं कि क्या इसका जरूरत पड़ेगा। तो अ सम ऑफ ₹6400, ठीक है, 6400 रुपए इन्वेस्ट किया किसी ने ऑन द बेसिस ऑफ ईयरली कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ईयरली कंपाउंड हो रहा है यहाँ पर, ग्रोज मतलब कि बढ़कर, मतलब ये बढ़कर इतना हो गया। यहाँ देखो ये जो वैल्यू दिया हुआ वो CI नहीं दिया देकर वो अमाउंट दे रहा है, तो टोटल मतलब CI ऐड किया इसमें, तब ये बढ़कर इतना हो गया। कितने 2 सालों में, मतलब हमें टाइम पता है, अमाउंट पता है, P पता है, निकालना क्या है, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेट, R निकालना है। हम इस फॉर्मूले में पुट करते ये मेरा बन जाता। ठीक है, पर क्या हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो हम इतना मेहनत चलो कर ही लेते हैं। 7056 इज इक्वल टू P कितना था मेरा 6400 1 + r/100/2। ठीक है, इसको अगर इधर भेज देंगे तो अब यहाँ जैसे ही इसको नीचे भेजेंगे ना, अब ये डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा और ये चला जाएगा अब मेरे कैलकुलेटिव वाले साइड में। हो सकता है कि हम इसमें गलती कर दें, तो CI को जो बनाने का सबसे आसान तरीका है वो है कि गो थ्रू ऑप्शन। सबसे पहले हम ऑप्शन से चेक कर लें। तो यहाँ पर आप जैसे ही CI निकालोगे तो CI क्या होगा मेरा, तो CI मेरा होगा कि 656। अब 656 है। अब देखते हैं कि 656 6000, ये जो 6400 है वही उसी का तो CI बना है, हम इसी का CI निकाल लेते हैं। 5% पहला ऑप्शन था, क्योंकि ये सबसे आसान लग रहा था निकालने में, इसलिए हम इसके थ्रू जाएंगे। हो सकता है कि बाकी जो है वो पॉइंट में दे दे, तो हम सबसे पहला तो यही चेक करेंगे। एक चेक करने से आइडिया मिल भी जाएगा। तो इसका 5% कितना होगा, तो इसका 10% होगा 640 और इसका 5% आधा और करेंगे तो 320। तो पहले साल में इंटरेस्ट जो है ना वो सेम होता है, चाहे वो CI हो या SI हो। जैसे ही दूसरे साल में जाएंगे तो ये फिर से 320 देगा। अब इसका भी 5% लगेगा, तो इसका 5% तो 10% होता 32, तो 5% कितना होगा, तो ये होगा 16। अब देखो यहाँ पे 640 + 16 मतलब कि 656 ये आया। यहाँ पर 656 से CI था, मतलब कि मेरा 5% जो है वो बिल्कुल सही है। हो सकता है कि वैल्यू इससे थोड़ा सा छोटा आता, अगर छोटा आता यहाँ पे वैल्यू तो हम बड़े वाले साइड की तरफ पुश करते अपने आप को। अगर वैल्यू इससे बहुत बड़ा आ जाता तो ये मेरा ऑप्शन सही हो जाता। तो इसलिए हम ऑप्शन के थ्रू ना क्लैरिटी मिल जाता है कि कौन सा ऑप्शन सही होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं। तो ऐसे MTS आपसे उतना कैलकुलेट नहीं करवाएगा कि ये वाला वैल्यू दे दे, वो सिंपल वैल्यू देगा, ईजिली निकल जाएगा। बाकायदा अगर आप ऐसे चलते तो अब इसको आप यहाँ से डिवाइड करोगे, फिर आंसर आएगा, फिर इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, ये लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, ये वाला प्रोसेस सबसे आसान है, और अगर आप इससे प्रैक्टिस करके जाते हो तो पेपर जो है वो जल्दी सॉल्व होगा, ना केवल MTS में बल्कि और दूसरे एग्जाम्स में भी। तो आप कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके ऐसे, तो उस प्रैक्टिस के लिए आप सरकारी परीक्षा के हमारे टेस्ट पेज पे जा सकते हैं। वहाँ पे हमने बहुत सारे मॉक दे रखे हैं इसके, तो आप वहाँ अनलिमिटेड मॉक्स है, आप जितना चाहें उतना प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस जो है वही आपका पेपर क्लियर करवाएगा। और इस साल जो अपॉर्चुनिटी है इस एग्ज़ाम की, मतलब ये काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि इसमें 3000 जो प्लस हवलदार के सीट बढ़े हैं, मतलब सीट तो अच्छे खासे हैं और
थोड़ा सा अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेते हो अभी से, तो ये पेपर निकलने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम आपके लिए और कैसे वीडियो लेकर आएँ। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और हम इसी तरह आपके लिए एनालिसिस वीडियो लाते रहेंगे और उसके साथ और भी वैसे वीडियो लाएंगे जो आपके परीक्षा में काफ़ी मदद दे।